जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 71वां वीडियो है और आज का टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे इंग्लिश में इंडिविजुअल सत्याग्रह कहते हैं और इसका समय काल होता है 1940 से लेकर 1941 के बीच में। तो आइए समझते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था। तो गांधी जी के नेतृत्व में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह 1941 में जाकर समाप्त हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये टाइम। तो अब समझते हैं सबसे पहले कि सत्याग्रह है क्या। इस शब्द को पहले समझते हैं, सत्याग्रह है क्या। तो सत्याग्रह को अगर अंग्रेजी में बात करें तो बिहोल्ड द ट्रूथ, यानी कि सत्य के लिए संघर्ष करना। सत्य के लिए संघर्ष करना, सामने वाले को सत्य के सामने झुका देना, यह सत्याग्रह है। जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भूख हड़ताल, अनशन, ये सारे के सारे सत्याग्रह हैं। यानी कि सत्याग्रह में हम देखेंगे कि अपने अधिकारों को पाने के लिए अहिंसात्मक गतिविधियाँ की जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अहिंसात्मक गतिविधियाँ यहाँ पर की जाती है सत्याग्रह में, इसको ध्यान रखिएगा। तो सत्याग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक सामूहिक सत्याग्रह, जिसमें आप पूरा का पूरा एक समूह धरना प्रदर्शन करता है बैठकर, ठीक है, धरना प्रदर्शन करता है। इसमें गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान कहे थे कि आप न्यायालय जाना छोड़ दीजिए, बच्चे स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दीजिए। तो एक समूह में किया जा रहा है, भले ही व्यक्तिगत स्तर पर किया जा रहा है लेकिन समूह के स्तर पर किया जा रहा है। तो ये सामूहिक सत्याग्रह के अंतर्गत आएगा। और आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा कि अकेले किया जा रहा सत्याग्रह, यानी कि व्यक्ति के स्तर पर किया जाने वाला आग्रह है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता क्यों चुना, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव, पिछले वाले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 जो आया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है, मुस्लिम लीग अस्वीकार कर दिया था। और 1940 तक आते आते भारत में दो प्रमुख दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग हो चुकी थी और अब दोनों के बीच में टकराहट पैदा हो रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही है। एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था। उसको हम लोग पिछले जस्ट इससे पहले वाले अध्याय में ही पढ़े थे, जिसमें लाहौर प्रस्ताव के जरिए पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो यहाँ तक आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों दो गुट हो चुके थे और दोनों में अब टकराहट पैदा हो रही थी और इन दोनों को लेकर बाधा उत्पन्न हो रही थी। अब ब्रिटिश कहने लगे थे, अब जो ब्रिटिश थे अब कहने लगे थे कि आप दोनों मिलकर, आप दोनों समूह यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर समझौता कीजिए। जब तक आप लोग आपस में समझौता नहीं करते तब तक हम लोग कोई सुधार नहीं करेंगे। ये ब्रिटिश सरकार का कहना था कि जैसे कि आपकी मांग है कि पूर्ण स्वराज दीजिए, ठीक है, पूर्ण स्वराज दीजिए, पूर्ण उत्तरदायी शासन आपको चाहिए, केंद्र में वास्तविक सरकार चाहिए। ये आपकी जो मांग है इसको लेकर आप दोनों आपस में समझौता कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि ब्रिटिश अपना हाथ खींचते हुए चले गए, अपने दायित्व से अलग होते चले गए, ठीक है। तो ये दोनों को बीच में अब समझौता करने के लिए छोड़ दिया गया। अब हम लोग यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, यानी कि हम लोग 1940 के अक्टूबर तक पहुँच चुके हैं और 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है। तो ये डेट याद रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है। और हम जानते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और ये समय है 1940 के बीच में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के 1.5 वर्ष हो चुके थे, 1.5 ईयर्स हो चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध के। और ब्रिटेन की हालत यहाँ तक आते आते खराब होने लगी थी और भारतीयों में यहाँ तक आते आते असंतोष बढ़ने लगा था। और भारत में इस कारण से क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को लगा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हो सकते हैं, षड्यंत्र किया जा सकता है। तो जो ब्रिटिश थे भारत में दमन शुरू कर दिए थे। यहाँ तक सुभाष चंद्र बोस यहाँ तक आते आते इन्होंने कहा कि इस स्थिति का लाभ उठाया जाए अपनी आज़ादी के लिए। और सुभाष चंद्र बोस यहाँ तक आते थे तो देश छोड़ भी चुके थे कि पता नहीं कहाँ पहुँच चुके थे। तो अंग्रेज़ों को आशंका था कि भारत में षड्यंत्र किया जा सकता है या क्रांतिकारी आंदोलन हो सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने दमन करना शुरू कर दिया। तो दमन के अंतर्गत ये ऑर्डिनेंस पास किए, सरकारी अध्यादेश जारी किए, जिसमें था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, संगठन बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और एक एक्ट होता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को फिर से लागू कर दिया गया।
इसके अंतर्गत क्या होगा कि ब्रिटिश जो सरकार है उसको असीमित अधिकार हो जाएंगे। आपातकालीन स्थिति में ये लागू करने वाला एक्ट था और आपातकालीन स्थिति में इनको असीमित अधिकार मिल जाएगा ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, तो यहाँ तक आते थे इन्होंने ये कदम उठा लिया था। इसके मद्देनज़र जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी गांधी जी से आग्रह किया। इसके मद्देनज़र इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी जी से आग्रह किया कि एक आंदोलन छेड़िए। यहाँ तक आते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गांधी जी से आग्रह किया कि आप एक आंदोलन छेड़िए और इसका कमान संभालिए। लेकिन गांधी जी दमनकारी नीतियों की तीव्रता एवं अनैतिक नहीं नैतिक मूल्यों के वजह से बहुत बड़े जन आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। ये जानते थे कि ब्रिटिश दमनकारी नीति अपना सकते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर भारतीय भी कुछ अंग्रेज़ों के सपोर्ट में आ सकते हैं। तो गांधी जी का ये दूरदर्शी नज़रिया था कि अंग्रेज़ तीव्र दमन कर सकते हैं लंबे से, और जो भी आंदोलन अभी छेड़ा जाएगा, अभी कोई भी आंदोलन छेड़ा जाएगा तो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसके लिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना। तो ये समझ गए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता क्यों चुना गया। तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना और एक एक व्यक्ति को सभी जगह सत्याग्रह करने की बातें कही। और जितनी गिरफ्तारियां होगी, गांधी जी कहते थे कि जितनी भी गिरफ्तारियां होगी मनोवैज्ञानिक रूप से देश में माहौल बनेगा। इसलिए गांधी जी इन कारणों से व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए आगे आए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से क्या कहना चाहते थे। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, इसको हम लोग समझते हैं। गांधी जी कहते थे कि हमारे धैर्य को दुर्बलता मत समझिए, हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, हम अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये कहा करते थे कि हम भारतीय युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी कहा करते थे। गांधी जी कहते थे कि जो यूके है, फ्रांस है, ये साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, वहीं पर जर्मनी और इटली फांसीवादी शक्तियां हैं। तो हम दोनों के किसी भी पक्ष में नहीं है, ना इस पक्ष में है ना ही इस पक्ष में है। तो गांधी जी कहा करते थे हम भारतीय युद्ध के पक्षधर नहीं हैं। और गांधी जी कहा करते थे कि अंग्रेज़ों को हम एक और अवसर देना चाहते हैं सत्ता हस्तांतरण करने के लिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से आप हमारी सत्ता हस्तांतरित कर दीजिए। अगर ये अंग्रेज ये नहीं माने व्यक्तिगत सत्याग्रह की मांगों को, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन इसी वजह से छेड़ा गया आगे चलकर। अब देखते हैं कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे। प्रथम सत्याग्रही संत विनोबा भावे थे, और जो कि गांधी जी के आध्यात्मिक शिष्य थे और इनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और सेकंड सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू सेकंड सत्याग्रही थे। और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कर दी गई थी। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कर दी गई थी। और गांधी जी ये विनोबा भावे ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से क्या करते थे, ये बोलते थे कि हम युद्ध के विरुद्ध हैं, और युद्ध के विरुद्ध हैं तो इनके खिलाफ़ तो अंग्रेजी सरकार कार्रवाई करेगी और जनता की गिरफ्तारियां होगी ही होगी। ये तो गांधी जी पहले से ही जानते थे, क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू हो चुका था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके माध्यम से लोगों को जेल में डाला जाने लगा, यानी कि सत्याग्रहियों को जेल में डाला जाने लगा। तो पूरे देश में ये आंदोलन चला, और ये आंदोलन पूरे देश में चला, और इस आंदोलन के जरिए लगभग 25,000 सत्याग्रहियों ने अपनी गिरफ्तारी दिया, यानी कि 25,000 सत्याग्रहियों को जेल में डाला गया, जिसमें कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और गांधी जी का आदेश था कि पूरे देश में सत्याग्रही भ्रमण करके अपने अपने संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाइए, और रुकिए नहीं, एक जगह से दूसरे जगह आप भ्रमण करते रहिए, ऐसा इनका कहना था। प्लेस टू प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये गांधी जी का आदेश था कि पूरे देश में सत्याग्रही भ्रमण करें।
उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति को हम लोग थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध था, उसकी स्थिति को नज़र दौड़ाते हैं। तो जून 1941 तक आते आते जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। सोवियत संघ, जिसे आज हम लोग रसिया कहते हैं, सोवियत संघ का ये उत्तराधिकारी था और सोवियत संघ भी इसके माध्यम से युद्ध में शामिल हो गया। फिर दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर द्वीप पर अमेरिका का एक बेड़ा खड़ा था, उस बेड़े पर अचानक हमला कर दिया और यहाँ से अमेरिका भी युद्ध में यानी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। फिर 1942 का समय होता है। जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया रंगून पर अधिकार कर लिया। रंगून पर यहाँ पर ब्रिटिश का अधिकार था, ठीक है, हमारे नेता यहीं भेजे जाते थे, इसको ध्यान रखिएगा। और रंगून पर अधिकार का मतलब है ब्रिटिश सत्ता पर अधिकार करना। और जापान तेज़ी से भारत की ओर बढ़ रहा था, यानी भारतीय सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। और इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश तथा भारतीय दोनों चिंतित हुए। भारतीय इसलिए चिंतित हुए कि पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन करते थे, अब धीरे धीरे हो सके तो जापान हमारे ऊपर होगा, जापान हमारे ऊपर शासन करेगा, तो साम्राज्यवादी शक्तियाँ वही रूल अपनाएगी जो पहले की जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपनाती है। किसी का भी शासन हो, हम लोग गुलाम ही बने रहेंगे। इसलिए भारतीय भी चिंतित हुए। इस वैश्विक परिस्थिति में ब्रिटेन जितने भी सत्याग्रही थे 3 दिसंबर 1941 को आदेश के जरिए रिहा कर दिए, ठीक है, रिहा कर दिए गए। और इनके रिहा होने के साथ ही व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनके रिहा होते ही व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त हो गया। और इस सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि यह वही समय था जब गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यानी कि इन्होंने घोषित किया कि यानी कि जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, इन्होंने ऐसा घोषणा की। ये सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को, यानी कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, यह सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को रणनीतिक सहारा दिया, जबकि राष्ट्रीय आंदोलन इस समय तक धीमा पड़ चुका था। कोई संभावना नहीं रह चुकी थी कि कोई बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन किया जाए। तो इस समय के वैश्विक एवं राष्ट्रीय माहौल में इस समय के वैश्विक एवं राष्ट्रीय माहौल में कोई भी बड़ा आंदोलन छेड़ा जाना संभव नहीं था। इसलिए इस समय गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये रहा अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत की थी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, यानी सबसे पहले सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, इसको गांधी जी ने क्यों छेड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत संत विनोबा भावे ने की थी, ठीक है। उसके बाद देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की क्या स्थिति थी और इसके बाद धीरे धीरे ये व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त क्यों हो गया। तो ठीक है, तो आज भर इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।